इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू इन्वेस्ट इन जापान स्टॉक मार्केट फ्रॉम इंडिया। जी हाँ, तो जापान के काफ़ी सारे मेजर इंडाइसेस है जैसे निकाई वगैरह है। तो क्या आप इंडिया में बैठे बैठे इन ईटीएफ्स के अंदर या स्टॉक्स के अंदर डायरेक्टली आप इन्वेस्ट कर सकते हो, या कोई ऐसा म्यूचुअल फंड है जो जापान के स्टॉक्स मार्केट के अंदर यहाँ पे निवेश करता है। पास के अंदर क्या परफॉर्मेंस वगैरह रही है यहाँ पे जापान के स्टॉक मार्केट की, क्या रीज़न है आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या रीज़न है आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो ये सारी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो प्लीज़ पूरा वीडियो यहाँ पे ज़रूर देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप भाई इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो और एक फ्री लाइफ टाइम फ्री डीमेट अकाउंट या ट्रेड अकाउंट चाहिए, तो आप वेस्टेड के साथ में जा सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहाँ से $10 का एडिशनल बोनस देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंटरेक्टिव ब्रोकर्स के ऊपर भी अकाउंट डायरेक्टली ओपन करवा सकते हो। तो देखो, सबसे पहले मेजर इंडाइसेस के बारे में बात कर लेते हैं जापान के स्टॉक मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे जो है निकाई 225 करके जो है प्रॉपरली मेजर इंडाइसेस है, ये वाइडली ट्रैक होता है इंडेक्स जापान के अंदर। इसके अंदर 225 जो है लार्ज कंपनीज यहाँ पे लिस्टेड है, जो यहाँ वहाँ के स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जो लिस्टेड होती है, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। और इसके अंदर मेजरली आपको टोयोटा हो गई, सोनी हो गई, सॉफ्ट बैंक हो गया, ये सारी कंपनीज देखने को मिल जाती है। इसके अलावा एक और इनका इंडाइसेस है टॉपिक्स करके, टोक्यो स्टॉक प्राइस इंडेक्स करके। इसके अंदर भी बेसिकली सारी की सारी आपको डोमेस्टिक्स कंपनीज देखने को मिलती है। और एक होता है जेपीएक्स निकाई 400 करके, जो प्रॉफिटेबल और एफिशिएंट जो जापानीज कंपनीज होती है, जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट स्टैंडर्ड को मीट करती है, उसका एक पूरा इंडेक्सेस है। यहाँ पे देखिए, अगर मैं निकाई 225 यहाँ पे इंडेक्स की परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ, पिछले एक साल के अंदर कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। एक महीने के अंदर तो इसने 12% के अराउंड यहाँ पे रिटर्न दिया है। तो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होता रहता है जापान का स्टॉक मार्केट। और यहाँ पे अगर आप 5 सालों के अंदर भी देखेंगे तो 90% का यहाँ पे ग्रोथ है। अगर इसको मैं यहाँ पे इंडिया के मार्केट से कंपेयर करूँ, तो जैसे अगर आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने, निफ्टी 50 ने डेफिनेटली इसने आउट परफॉर्म करके दिया है, चाहे मैं पिछले 5 साल की बात करूं या 1 साल के बीच में भी अगर मैं कंपैरिजन करता हूं। तो यहीं पे अगर मैं टॉपिक्स की भी यहाँ पे बात करूं तो 1 साल के अंदर कुछ 1% का रिटर्न है, एक महीने के अंदर देखेंगे तो अच्छा खासा यहाँ पे जंप मारा है, 5 साल के अंदर देखेंगे तो ऑलमोस्ट वही सेम 90% का यहाँ पे आपको जंप दिखाई देगा। अब बात करते हैं कि आप इंडिया में बैठे बैठे अगर लेट सपोज डाइवर्सिफिकेशन पर्पस के लिए भी अगर आप जापान के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो एक तरीका आपका म्यूचुअल फंड का है। और एक लौता म्यूचुअल फंड है हमारे इंडिया के अंदर, निप्पॉन इंडिया का जापान इक्विटी फंड, जो यहाँ पे आपको डायरेक्टली एक्सपोजर देता है जापानीज इक्विटीज के अंदर। तो इस फंड की यहाँ पे बात करो तो वैसे तो यहाँ पे सेबी ने रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी है, एक जैसे लिमिट को वो क्रॉस करेगा तो नए फ्रेश इनफ्लो लेना बंद कर देगा। लेकिन इन सब फंड्स के अंदर आप देखेंगे तो इतना ज़्यादा पैसा नहीं लगा होता है, तो स्टिल ये अपना रेगुलर नया फ्रेश इनफ्लो यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एसआईपी और वन टाइम दोनों ही इन्वेस्टमेंट यहाँ पे अलाउ है। अगर मैं 1 साल के रिटर्न्स की बात करूँ तो इसने अच्छा परफॉर्म करके दिया है, 1 साल के अंदर 11.92% का रिटर्न निकाल के दिया है। 3 साल में भी अगर आप देख सकते हैं 12.31% का रिटर्न है, और पिछले 5 सालों में भी 10.26% का CAGR आपको देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी डिसेंट है। अगर मैं फंड साइज की बात करूँ तो 262 करोड़ का यहाँ पे फंड साइज है। बेसिकली होल्डिंग्स अगर आप देखेंगे तो कोई भी मतलब एफओएफ फंड नहीं है, सीधा डायरेक्टली जापान की इक्विटी के अंदर निवेश करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बे करंट हो गया, सोनी ग्रुप हो गया, इसके अलावा मित्सुई ग्रुप वगैरह हो गया, मतलब बहुत सारी कंपनियां हैं। कुछ के नाम आपने सुने होंगे जिनके आपने कभी ना कभी प्रोडक्ट्स वगैरह भी यूज किए होंगे। और निप्पॉन तो भाई खुद अपने आप में एक जापान की लीडिंग इंश्योरेंस कंपनी है। इसके अलावा इसमें एक्सपेंड रेशियो की बात करो तो 1.24% का एक्सपेंड रेशियो है। इक्विटी फंड होते हुए भी एग्जिट लोड जरूर यहाँ पे इन्होंने एप्लीकेबल कर रखा है। 1 साल के पहले अगर आप रिडीम करेंगे तो 1% का एग्जिट लोड यहाँ पे जरूर है। इसके अलावा इस एक और फंड है कोटक का ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड, लेकिन ये पार्शली जापान के अंदर यहाँ पे इन्वेस्ट करता है बेसिकली, तो उसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज यहाँ पे शामिल है। बाकी अगर आपको प्योरली जापान का इक्विटी फंड के अंदर एक्सपोजर चाहिए तो केवल आपके पास में निप्पॉन का ही ऑप्शन रहता है। इसके अलावा गाइस अगर आप जापान के अंदर यहाँ पे एनवाईसी या नेस्डेक के थ्रू यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे आपका वेस्टेड या इंटरेक्टिव ब्रोकर्स या आईएनडी मनी कहीं पे भी आपका अकाउंट है, तो वहाँ पे आप इन टिकर को यहाँ पे सिंपली तरीके से सर्च कर सकते हो। जैसे फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे इनका आई शेयर का जो है जापान का ETF आता है, टिकर है EWZ करके। तो मेजरली ये लार्ज और मिड कैप वाली जो कंपनीज होती है जापानीज, उसके ऊपर ये यहाँ पे ये फोकस करता है। तो इस टिकर को आप सिंपली सर्च करेंगे, आपको देखने को मिल जाएगा। रिटर्न्स आप देख सकते हैं 1 साल के अंदर 6.75% का है, 3 साल के अंदर 28%, 5 साल के अंदर 37% का और 10 साल के अंदर 38% का रिटर्न है। और काफ़ी ज़्यादा पुराने ये ETF है सारे के सारे। ऐसे ही यहाँ पे आई शेयर का जो है निकाई 400 का भी ETF है, JPXN करके। तो जैसे आप इन टिकर को सर्च करते हैं तो ये आपको देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, और इसके अंदर भी आप रिकरिंग SIP वगैरह कर सकते हो।
यहाँ पे भी आप देख सकते हो 1 साल के अंदर वही 6 पॉइंट है, 3 साल के अंदर 29%, 5 साल के अंदर 35% का रिटर्न बेसिकली इसने निकाल के दिया है। इसी तरह से यहाँ पे करेंसी के अंदर अगर हैजिंग का अगर मैं ETF की बात करूँ तो DXZ करके है। इसके अलावा ब्रॉड जापान की जो इक्विटी है फ्रैंकलिन का है, FLJP करके सिंबल है इसका भी। तो इसके भी अगर आप रिटर्न देखेंगे आपको ओवरऑल वही सेम काइंड ऑफ द रिटर्न्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो इसी तरह आप पूरी की पूरी यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं। मोस्टली सारे जो है इक्विटी के अंदर और करेंसी हैज के अंदर बेसिकली यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। कुछ यहाँ पे स्मॉल कैप डिविडेंड स्टॉक्स वगैरह भी है, कुछ वैल्यू स्टॉक्स वगैरह भी है, जो प्योरली एक्टिव बेस यहाँ पे सारे के सारे ETFs है। अब गाइस बात करते हैं एज ए इंडियन इन्वेस्टर, एक तो आपको जापान की इक्विटी के अंदर क्यों निवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो इसकी जो इकोनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा लो ग्रोथ इकोनॉमी है। जो GDP ग्रोथ वगैरह है अगर आप देखेंगे तो काफ़ी टाइम से जो जापान के इक्विटी मार्केट है मतलब एकदम स्टैग्नेट रहा है, कोई ज़्यादा खास रिटर्न्स आपको बना के नहीं दिए। आप पास में भी देखेंगे तो अंडर परफॉर्मेंस रहा है। अगर मैं कंपैरिजन करूं निफ्टी 50 के कंपैरिजन में, म्यूचुअल फंड के अंदर हमारे पास में बिल्कुल कम ऑप्शन है और हमारे पास में अल्टरनेटिव ग्रोथ मार्केट है USA के अंदर, आप इसकी जगह यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। अब अगर मैं रीजन बताना चाहूँ कि क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, तो देखो एक तो डाइवर्सिफिकेशन है अक्रॉस द इकोनॉमिक्स। इसके अलावा ग्लोबल जाइंट्स है यहाँ पे काफ़ी सारे, टोयोटो हो गया, सोनी हो गया, मित्सुबिशी हो गया, निटेंडो वगैरह हो गया। इसके अलावा भाई इनोवेशन और रोबोटिक्स के मामले में यहाँ पे जापान हमेशा लीडर रहा है बेसिकली, चाहे ऑटोमेशन की यहाँ पे बात करो या मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बात करो, हेल्थ केयर टेक के अंदर यहाँ पे बात करो, प्लस यहाँ पे P रेशियोज वगैरह जो है एज कम्पेयर टू द US यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव वैल्यूएशन के बाद देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस इस तरह से आपके पास में दोनों ऑप्शन है, आप चाहो तो म्यूचुअल फंड रूट्स के थ्रू जा सकते हो या फिर सिंपली तरीके से आप जो है वेस्टेड IND मनी या इंटरेक्टिव ब्रोकर्स के ऊपर NYC एंड NASDAQ के जो ETF है जो जापान के अंदर निवेश वगैरह करते उसके थ्रू भी यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हो। गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।